हाय फ्रेंड्स। अब अमित लाइफ मेकर यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज के इस सेशन में हम लोग करने वाले हैं घटना चक्र का पूर्वावलोकन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन दोस्तों, पॉलिटी का, भारत के राजनीति शास्त्र का दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, और इसमें टॉपिक हम लोग का है आज का है राजनीति, राष्ट्रपति दोस्तों, राष्ट्रपति सीरियली दोस्तों करवाते आ रहे हैं हम अपने चैनल पे। तो आज का चैप्टर है दोस्तों राष्ट्रपति। राष्ट्रपति से दोस्तों क्वेश्चन करेंगे। जो अभी तक मेरे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं दोस्तों, वो इसी चैनल पे जाके दोस्तों इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है घटना चक्र भारत की राजनीति से करके दोस्तों, वहाँ आपको सारा वीडियो एक ही सेशन में मिल जाएगा दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, अब हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने सेशन को। देखिए दोस्तों, राष्ट्रपति पहले दोस्तों इसका थ्योरी कंप्लीट करते हैं। थ्योरी कंप्लीट करने के बाद तब क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम लोग पहले इसका थ्योरी। देखिए, राष्ट्रपति जो है दोस्तों, प्रेसिडेंट भारत का राष्ट्रपति देश का प्रथम नागरिक होता है दोस्तों। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 52 के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा और अनुच्छेद 53 के तहत संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की समस्त कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। 53 के अनुसार इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा दोस्तों। अनुच्छेद 53 में वर्णित है। और 52 में क्या है दोस्तों, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। इस शक्ति का प्रयोग दोस्तों, इस शक्ति का प्रयोग वह संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करेगा। और अनुच्छेद 54 में है दोस्तों, अनुच्छेद 54 के अनुसार देखिए, राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन एक निर्वाचक मंडल द्वारा होता है। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों, राज्यसभा एवं लोकसभा के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं दोस्तों। मतलब एमपी और एमएलए निर्वाचित जो है दोस्तों, वो शामिल होते हैं। और 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 1 जून 1995 से प्रभावी हुआ है दोस्तों। 70वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को भी निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया दोस्तों। नेक्स्ट फ्रेंड्स, देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को अभी शामिल नहीं किया गया है। हालांकि जम्मू और कश्मीर राज्य के रूप में उसकी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य निर्वाचक मंडल में शामिल थे। राष्ट्रपति के चुनाव में मनोनीत सदस्य एवं विधानसभा परिषद के सदस्य भाग नहीं लेते हैं दोस्तों। अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार दोस्तों, राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व के अनुसार दोस्तों एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है दोस्तों। एकल संक्रमणीय मत और गुप्त मतदान द्वारा होता है दोस्तों। और राष्ट्रपति के चुनाव से, देखिए दोस्तों आगे क्या है, राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित सभी विवादों की जांच व फैसले उच्चतम न्यायालय में होते हैं तथा उसका फैसला अंतिम होता है दोस्तों। और उच्चतम न्यायालय का फैसला अंतिम होता है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। राष्ट्रपति के चुनाव को इस आधार पर चुनौती नहीं दी जा सकती है कि निर्वाचक मंडल अपूर्ण है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं भारत का नागरिक हो, अनुच्छेद 58 में दोस्तों, और 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो तथा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने का योग्यता बताई गई है। राष्ट्रपति के चुनाव में नामांकन के लिए उम्मीदवार के कम से कम 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक होने चाहिए दोस्तों। 50 प्रस्तावक और 50 अनुमोदक इसके उम्मीदवार मतलब नामांकन के लिए होने चाहिए दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, देखिए दोस्तों, सीरियली में अगर हम लोग देखें अभी तक के राष्ट्रपति जो हुए हैं, देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो है दोस्तों राष्ट्रपति जो हुए हैं दोस्तों, वो है दोस्तों डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहला राष्ट्रपति थे दोस्तों। और वो 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक रहे थे। 13 मई 1962 तक अनुसार क्रम में दोस्तों 3 बार रह चुके हैं दोस्तों। सबसे लंबा कार्यकाल दोस्तों इसी का रहा है।
अनुसार क्रम नंबर फर्स्ट इसको बोला जाएगा। अनुसार क्रम है दोस्तों ये, और ये है दोस्तों अनुसार क्रम है दोस्तों, 1 2 3 करके, तो ये 3 बार रहे हैं। तो उसके बाद दोस्तों सर्वपल्ली राधाकृष्णन, ये जो राष्ट्रपति बने थे दोस्तों 13 मई 1962 से लेकर 13 मई 1967 तक बने थे दोस्तों। ये चौथा क्रम दोस्तों, क्रम में चलेंगे उस हिसाब से तो चौथा होगा, और अगर इस हिसाब से चलेंगे आदमी के हिसाब से तो दूसरा होगा। और नेक्स्ट दोस्तों डॉक्टर जाकिर हुसैन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन बने थे दोस्तों। ये 13 मई 1967 से दोस्तों 13 मई 1967 से 3 मई 1969 तक दोस्तों रहे थे, और ये क्रम में 5वां है, और अनुसार क्रम में जाएंगे तो तीसरा है दोस्तों। और उसके बाद देखिए दोस्तों वराहगिरी वेंकटगिरी कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे इसके बाद, जो कि 3 मई 1969 से 20 जुलाई 1969 तक रहे थे। ये कार्यवाहक था, तो कार्यवाहक को एक गिनती में नहीं सुना गया दोस्तों। फिर न्यायमूर्ति मोहम्मद हिदायतुल्लाह, ये भी कार्यवाहक रहे दोस्तों। ये 20 जुलाई 1969 से 24 अगस्त 1969 तक रहे थे दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों वराहगिरी नेक्स्ट दोस्तों फखरुद्दीन अली अहमद के दोस्तों, नहीं दोस्तों वराहगिरी वेंकटगिरी दोस्तों, मतलब हिदायतुल्लाह के पास रहे थे दोस्तों। ये 24 अगस्त 1969 से लेकर 24 अगस्त 1974 तक रहे थे दोस्तों। अनुसार में चलेंगे दोस्तों छठा होगा, और इस व्यक्ति के हिसाब से चौथा होगा दोस्तों राष्ट्रपति। उसके बाद फखरुद्दीन अली अहमद दोस्तों 24 अगस्त 1974 से 11 फरवरी 1977 तक 7वां, और इधर 5वां। और BD जत्थी दोस्तों कार्यवाहक रहे थे, तो कार्यवाहक को भी इसमें दोस्तों ने ऐड किया जाएगा। 11 फरवरी 1977 से 25 जुलाई 1977 तक रहे थे। फिर नीलम संजीव रेड्डी दोस्तों, 25 जुलाई 1977 से 25 जुलाई 1982 तक रहे थे 8वां, और इधर 6ठा क्रम में। और ज्ञानी जेल सिंह संजीव रेड्डी के पास 7 बाद रहे थे दोस्तों, 25 जुलाई से 1982 से 25 जुलाई 1987 9वां, और 7वां। और R वेंकटरमन दोस्तों 25 जुलाई 1987 से 25 जुलाई 1992 10वां, इधर 8वां। श्री शंकर दयाल शर्मा दोस्तों 25 जुलाई 1992 से 25 जुलाई 1997। उसके बाद KR नारायणन, यह दोस्तों 25 जुलाई 1997 से 25 जुलाई 2002। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम रहे थे दोस्तों 25 जुलाई 2002 से लेके 25 जुलाई 2007 तक रहे थे दोस्तों। ये क्रमानुसार चलेंगे तो दोस्तों 13 नंबर, और वैसे अगर व्यक्ति अनुसार चलेंगे तो 11 नंबर पे आते थे दोस्तों। ये भी याद रखिएगा दोस्तों अब्दुल कलाम के बारे में। और नेक्स्ट है दोस्तों प्रतिभा पाटिल, अब्दुल कलाम के बाद प्रतिभा पाटिल आई थी दोस्तों, जो कि 25 जुलाई से लेके दोस्तों 2007 से लेके 25 जुलाई 2012 तक रही थी। और ये व्यक्ति के मतलब कि दोस्तों क्रमानुसार चलेंगे कैमा नंबर पे तो 14 होगा, और व्यक्ति के साथ चलेंगे तो 12 होगा दोस्तों। और दोस्तों प्रणब मुखर्जी दोस्तों 25 जुलाई 2012 से 25 जुलाई 2017 तक रहे थे, और ये 15वां, और इधर 13 नंबर। और अभी जो वर्तमान में क्या बोलते हैं रामनाथ कोविंद थे दोस्तों 25 जुलाई से 25 जुलाई 2022 तक रहे थे दोस्तों, 16वां 14। और अभी दोस्तों वर्तमान में जो है दोस्तों द्रौपदी मुर्मू अभी वर्तमान में है दोस्तों। उसके बाद देखिए दोस्तों अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, देखिए जमानत राशि के रूप में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए नामांकन के लिए जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपया जमा करना होता है। यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तो जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। अगर उम्मीदवार यदि उम्मीदवार कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त करने में असमर्थ रहता है तब जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। और अनुच्छेद 56 के अनुसार अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि पद ग्रहण की तारीख से 5 वर्ष तक का उल्लेख है। अनुच्छेद 56 के 1 के क के अनुसार भारत का राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को संबोधित करके देता है। उपराष्ट्रपति इसकी सूचना लोकसभा अध्यक्ष को तुरंत देता है। और अनुच्छेद 56 के 2 के अनुसार भारतीय संविधान का अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद के लिए किसी व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है दोस्तों। अनुच्छेद 57 दोस्तों राष्ट्रपति के पद के लिए व्यक्ति के पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है दोस्तों, और नेक्स्ट है दोस्तों कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के
निर्वाचन में, राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। दोस्तों 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत राष्ट्रपति के निर्वाचन में जनसंख्या से तात्पर्य वर्ष 1971 की जनगणना द्वारा निर्धारित जनसंख्या से है। और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना, और 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2001 के द्वारा इसे वर्ष 2026 के पश्चात की पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित होने तक के लिए निर्धारित किया है दोस्तों। और अनुच्छेद 59 के 1 के अनुसार दोस्तों, यदि संसद के किसी सदन का या किसी राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है दोस्तों, तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन में अपना स्थान राष्ट्रपति के रूप में अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। अनुच्छेद अगला देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान का प्रारूप वर्णित है। भारत के राष्ट्रपति की शपथ भारत का मुख्य न्यायाधीश या उसकी अनुपस्थिति में उच्चतम न्यायालय का उपलब्ध ज्येष्ठतम न्यायाधीश दिलाता है। वर्तमान में राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपए प्रति माह है, और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि, अभी वर्तमान में 5 लाख रुपए इसका वेतन है दोस्तों, और राष्ट्रपति का वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। अनुच्छेद 56 के 1 के ख के अनुसार राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अतिक्रमण के आधार पर चलाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग इम्पीचमेंट की प्रक्रिया का उल्लेख है। अनुच्छेद 61 के 2 के अनुसार महाभियोग का आरोप तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि ऐसा आरोप लगाने की प्रस्तावना किसी ऐसे संकल्प में अंतर्निष्ठ नहीं है जो कम से कम 14 दिन की ऐसी लिखित सूचना को दिए जाने के पश्चात प्रस्तावित किया गया हो। इस प्रकार 14 दिन के अग्रिम सूचना के साथ ही संकल्प पर सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए दोस्तों। सदस्य संख्या के कम से कम 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर भी होने चाहिए, तथा उस सदन की कुल सदस्य संख्या के कम से कम 2/3 बहुमत द्वारा ऐसा संकल्प पारित होना चाहिए। अनुच्छेद 62 के 2 के अनुसार यदि राष्ट्रपति पद की रिक्ति राष्ट्रपति की मृत्यु, पदत्याग या पद से हटाए जाने के कारण हुई है, तो पद रिक्ति को भरने के लिए निर्वाचन रिक्ति होने के तारीख के पश्चात यथाशीघ्र और प्रत्येक दशा में 6 माह बीतने से पहले किया जाएगा। यदि मृत्यु, त्यागपत्र अथवा हटाए जाने की स्थिति में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो, तो पद का कार्यभार उपराष्ट्रपति संभालेगा दोस्तों। यदि किन्हीं कारणों से उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध नहीं हो, तो उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश या उसके न रहने पर वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति के कार्यों को संपादित करेगा। अनुच्छेद 77 के अनुसार भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। 77 के अनुसार दोस्तों भारत के समस्त कार्यपालिका कृत्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। और अनुच्छेद 78 में राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य वर्णित है। अनुच्छेद 86 में संसद के सदनों में अभिभाषण का और उसको संदेश भेजने का राष्ट्रपति का अधिकार वर्णित है। अनुच्छेद 87 के 1 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा के लिए प्रत्येक आम चुनाव के बाद प्रथम सत्र के आरंभ में तथा प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में एक साथ समवेत संसद के दोनों सदनों में अभिभाषण करता है। और अनुच्छेद 108 के तहत राष्ट्रपति कुछ दशाओं में संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुला सकता है दोस्तों। और आगे देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 111 के अंतर्गत प्रावधान है कि राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक पर स्वीकृति प्रदान करेगा या अपनी स्वीकृति रोक लेगा, अथवा विधेयक धन विधेयक के अलावा को पुनर्विचार हेतु सदन को लौटा सकेगा। यदि विधेयक सदनों द्वारा संशोधित सहित या उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है और राष्ट्रपति के समक्ष पुनः प्रस्तुत किया जाता है, तो राष्ट्रपति उस पर स्वीकृति नहीं रोकेगा।
राष्ट्रपति धन विधेयक को पुनर्विचार हेतु नहीं लौटा सकता दोस्तों। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं। वस्तुतः धन विधेयक सदन में राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही प्रस्तुत किए जाते हैं दोस्तों, इसलिए उसको दोबारा वो लौटा नहीं सकता है। राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही विधेयक कानून बनते हैं दोस्तों, ये तो सही है। और देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 123 के तहत राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों। अनुच्छेद 123 के अनुच्छेद 72 के तहत भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्रदान की गई है। अनुच्छेद 142 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श का अधिकार दिया गया दोस्तों। अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय के परामर्श का अधिकार दिया गया है। और अनुच्छेद 53 के 2 के तहत भारत का राष्ट्रपति तीनों सेनाओं, थल सेना, वायुसेना, नौसेना का प्रधान सेनापति होता है दोस्तों। और राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है दोस्तों। देखिए, राष्ट्रपति राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है, परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, हम लोग क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। इस पे जितने सारे क्वेश्चन हुए हैं, जहाँ तक संभव है दोस्तों, इस सेशन में हम लोग कर लेते हैं। जो बच जाएगा दोस्तों क्वेश्चन, दोस्तों नेक्स्ट सेशन में करके कंप्लीट कर देंगे राष्ट्रपति टॉपिक को। देखिए दोस्तों, इसका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति दोस्तों। देखिए, निम्नलिखित में से कौन भारतीय गणतंत्र का प्रमुख है दोस्तों? तो भारत का राष्ट्रपति। ठीक है दोस्तों, भारत एक गणराज्य है। भारत क्या है दोस्तों? भारत एक गणराज्य है। इसका तात्पर्य है कि भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। भारत गणराज्य है, इसका मतलब भारत का राष्ट्राध्यक्ष निर्वाचित होगा, न कि वंशानुगत। अतः भारतीय गणतंत्र का प्रमुख या राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है, जिसका चुनाव अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली द्वारा किया जाता है दोस्तों। नेक्स्ट दोस्तों, 2 नंबर क्वेश्चन है मित्रों, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। देखिए, कथन जो है दोस्तों, देखिए, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राज से भिन्न है, ये है दोस्तों। और सेकंड कारण है, भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलता है। तो देखिए दोस्तों, इसका कथन सही है दोस्तों, मगर कारण इसका गलत है। इसका ऑप्शन सी होगा, कथन सही है किंतु कारण गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, कथन सही है, भारत का राष्ट्रपति ब्रिटिश राजा से भिन्न है, और भारत के राष्ट्रपति का पद अमेरिका के राष्ट्रपति से लिया गया, ये बिल्कुल गलत है दोस्तों। देखिए दोस्तों, भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति निर्वाचित होता है, और ब्रिटेन का राजा वंशानुगत, अतः दोनों भिन्न है। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति वास्तविक प्रमुख है दोस्तों। भारत का राष्ट्रपति नाम मात्र का प्रमुख है, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति दोस्तों वास्तविक प्रमुख है, अतः ये दोनों भिन्न है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, कथन पढ़िए इसका, कथन और कारण। देखिए, कथन बोल रहा है, संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, और कारण है दोस्तों, राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। ठीक है दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों। ये सही है, परंतु आर गलत है दोस्तों। सी सही है दोस्तों, ये सही है, परंतु आर गलत है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, इसका सॉल्यूशन है, संविधान के अनुच्छेद 53 के तहत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, अतः कथन ये सही है कि संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 74 के 1 के तहत राष्ट्रपति अपनी कृतियों का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है, इस कारण आर गलत है दोस्तों। और क्योंकि राष्ट्रपति की शक्तियों पर संविधान के अंतर्गत सीमाएं अध्यारोपित की गई दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं, सीधे अथवा अपने अधीनस्थ अधिकारियों द्वारा करते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, भारतीय संविधान के अनुसार भारत का एक राष्ट्रपति होगा, अनुच्छेद 52 में, जिसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित हो रही है, और वह इसका प्रयोग इस संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा, अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, देखिए, भारत का कार्यपालिका अध्यक्ष कौन है दोस्तों? एग्जीक्यूटिव हेड कौन है दोस्तों? तो राष्ट्रपति है दोस्तों, राष्ट्रपति। देखिए दोस्तों, अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। अनुच्छेद 53 के 1 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी दोस्तों, जिसका प्रयोग वह इस संविधान के अनुसार स्वयं या
अपने अधीनस्थ अधिकारियों के द्वारा करेगा। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एक्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति होता है दोस्तों। इस प्रकार भारतीय संघ का कार्यपालिका अध्यक्ष एक्जीक्यूटिव हेड राष्ट्रपति करेगा दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्तियां राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों? अनुच्छेद 53। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों? तो अनुच्छेद 53 दोस्तों। अनुच्छेद 53 संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों, 53 के अंतर्गत दोस्तों। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है दोस्तों किसमें? तो राष्ट्रपति में निहित है। भारतीय संविधान में समस्त कार्यपालिका शक्तियां निहित है दोस्तों, तो राष्ट्रपति में निहित है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिसारी शक्तियों को किसमें निहित किया गया दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया है। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया दोस्तों? भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया दोस्तों। भारतीय संविधान में केंद्रीय सरकार की अधिशासी शक्तियों को किसमें निहित किया गया? तो भारत के राष्ट्रपति में निहित किया गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं दोस्तों। कथन ए है दोस्तों, संघ की कार्यपालिका शक्तियां भारत के राष्ट्रपति में निहित है, और कथन है दोस्तों, कारण है कार्यपालिका शक्तियां सरकार का व्यवसाय चलाने से संबंधित है दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन दोस्तों बी सही है दोस्तों। कि दोनों सही है दोस्तों, और सही व्याख्या नहीं कर रहा है। दोनों सही है मगर सही व्याख्या एक दूसरे का नहीं कर रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, प्रश्नगत कथन एवं कारण दोनों सत्य है, परंतु कारण कथन का उचित स्पष्टीकरण नहीं कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों 10 नंबर में देखिए, कथन इसका पढ़िए दोस्तों। ये बोल रहा है रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होते हैं, बिल्कुल सही है। उसके बाद दोस्तों कथन कारण है प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र है, ये भी दोस्तों सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर नहीं, ये गलत है दोस्तों। देखिए ये सही है। देखिए दोस्तों, संविधान के अनुच्छेद 53 के 2 के अधीन संघ के रक्षा बलों का सर्वोच्च समादेश सुप्रीम कमांड राष्ट्रपति में निहित है, परंतु उसका प्रयोग विधि द्वारा विनियमित होने की बात कही गई है। इस प्रकार प्रश्नगत कथन तो सही है, परंतु कारण गलत है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, वह राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करता है परंतु राष्ट्र का नेतृत्व नहीं करता है, यह उक्ति निम्न में से किस पर लागू होती है दोस्तों? तो भारत के राष्ट्रपति पर दोस्तों। देखिए फ्रेंड्स, भारत के राष्ट्रपति में यद्यपि समस्त कार्यपालिका शक्ति निहित होती है, परंतु वह शासन का मात्र औपचारिक प्रमुख होता है, और वास्तविक रूप से शासन संचालन प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है, जो कि लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं। इस प्रकार प्रश्नगत उत्तर राष्ट्रपति पर लागू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों है, और आज के हमारे सेशन का आखिरी क्वेश्चन है दोस्तों ये। देखिए, भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है दोस्तों? तो अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा होता है दोस्तों। देखिए, संविधान के अनुच्छेद 55 के 3 के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है दोस्तों। अनुच्छेद 54 के अनुसार राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। अर्थात जनता राष्ट्रपति के निर्वाचन में प्रत्यक्ष भाग नहीं लेती। इस प्रकार राष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष होता है दोस्तों। देखिए दोस्तों, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन था, और दोस्तों अब जो क्वेश्चन बच गया दोस्तों, कल के सेशन में इसको कंप्लीट कर देंगे। एक आखिरी क्वेश्चन ले लेते हैं दोस्तों। कथन ए है दोस्तों। देखिए, कथन है भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष निर्वाचन से चुना जाता है, बिल्कुल सही है दोस्तों, ये बिल्कुल सही है। और कारण है दोस्तों, एक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था है जो संसद के दोनों सदनों और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर बनता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। ये दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा दोस्तों, सही है और सही व्याख्या भी कर रहा है दोस्तों। और 14 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है दोस्तों। तो देखिए, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा और अनुपातिक मत प्रणाली द्वारा, BC ऑप्शन इसका सही होगा दोस्तों। और देखिए, एक आखिरी क्वेश्चन और ले लेते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, एक संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, 3 में क्या दोस्तों सभी राज्यों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, ये दोनों होते हैं दोस्तों। 1 और 3 ऑप्शन नंबर बी सही है। और देखिए 2 में क्या बोल रहा है, राज्य विधानसभा मंडलों
कि दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, गलत है दोस्तों। और दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, ये दोस्तों दिल्ली और पुदुचेरी, इसको भी तो दिया गया है दोस्तों। पता नहीं ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा डॉटेबल बुझा रहा है दोस्तों। देखिए दोस्तों, बोल रहा है संविधान का अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के सदस्यों का प्रावधान करता है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होते हैं। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य तो होते ही हैं, राज्यों और विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी होते हैं। और तीन में है दोस्तों, दिल्ली और पुदुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्य 70वें संविधान संशोधन 1992 द्वारा अंत स्थापित है। राज्यों के विधान परिषदों के सदस्य इस निर्वाचक मंडल में शामिल नहीं होते। देखिए दोस्तों, नोट में राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य को अभी शामिल नहीं किया गया दोस्तों। ये दोस्तों हमारा ये आखिरी क्वेश्चन था 15 नंबर। अब जो बच गया दोस्तों, कल करके इसको कंप्लीट कर देंगे। धन्यवाद दोस्तों ये सेशन देखने के लिए। अगर दोस्तों आपको ये सेशन पसंद आया दोस्तों, तो सेशन को लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।